नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। एक फिर सब सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त आज बड़े जोश में हूँ, पता है क्यों? क्योंकि दोस्त बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर वाले बच्चों को दोस्तों पूरी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ मैं एग्जाम्स की। और आज दो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ मैं, वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर वाले बच्चों का, वो है दोस्त एजुकेशन सब्जेक्ट। दोस्त इसको हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन कौन से हैं, चलिए सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्त क्वेश्चन आप भाई देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा भाई कि व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। भाई ये क्वेश्चन भाई हर साल आता ही आता है और दोस्त इस बार भी आना ही वाला है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दोस्त आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द यशपाल कमेटी रिपोर्ट हाउ कैन एजुकेशन बी मेड इंजॉयबल। आपको दोस्त ये बताना है कि यशपाल समिति की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार शिक्षा को कैसे आनंदमय बनाया जा सकता है, इंजॉयबल बनाया जा सकता है। एंड दोस्त और भी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको फटाफट पहले क्वेश्चन रिवाइज करवा दूं एक गारंटी के रूप में कि भाई ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज अफेक्टिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। आपको दोस्त ये बताना है कि स्कूल में गुणात्मक सुधार के सम्मुख किस तरह की चुनौतियां हैं, यानी कि अगर हम कोई क्वालिटेटिव कोई तरीके से चेंज करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आती है स्कूल्स के अंदर, और इसको अफेक्टेड किन कारणों के कारण होना पड़ता है, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका रहने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, यानी कि दोस्तों गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अपोजिशन टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। एंड दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ इज द नेचर ऑफ एजुकेशन बिकमिंग इंटरनेशनल। आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से दोस्तों शिक्षा का जो स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीयकरण जो उसका होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हम कह सकते हैं इसका मेन पार्ट है एक, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपको दोस्तों इसको ब्रीफली में डिस्क्राइब करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिक एजुकेशन प्रोपाउंडेड बाई गांधी जी, एक्सप्लेन इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है वो क्या है, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे है भाई कि डिस्कस द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। दोस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ मुदालियर कमीशन। दोस्त जो मुदालियर आयोग है उसके बारे में बताने ने क्या क्या कहा। दोस्त आपको बताना चाहता हूँ मैं, आपको फटाफट पहले क्वेश्चन बता दूं, देन मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स भी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन बताकर नहीं छोड़ता, मैं पूरी तैयारी करवाता हूँ, आया तो समझ में। इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फाइनेंस ऑफ एजुकेशन। दोस्त यहाँ पे शिक्षा के वित्त में है ना सेंट्रल की क्या भूमिका होता है, रोल होता है, उसके बारे में बताना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रोल होता है, क्या वो पैसा देता है, कितना पैसा वो नहीं देता, इसके बारे में बात करना है इस क्वेश्चन में। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई कि डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन। दोस्तों कोठारी आयोग के बारे में बताने कि इनकी क्या रिकमेंड किया था कि ये होना चाहिए, सिफारिश से बतानी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका कि हाउ डिड नेशनल करिकुलम 2005 अफेक्ट स्कूलिंग। जो 2005 का दोस्त जो पॉलिसी आया था उसने स्कूली शिक्षा को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि रिव्यू द रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949, ठीक है दोस्त। अब ये सबसे पहले कमीशन बनाई गई थी यार एजुकेशन को लेकर। एंड इसके बाद हमारा आता भाई ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, क्या है कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स द रोल एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल एक्रीडेशन एंड एक्रीडेशन काउंसिल, नेक के बारे में आपको बताना है, हायर एजुकेशन में इसका क्या रोल है। दोस्त नेक के बारे में हम अभी जानेंगे और मैं आपको फटाफट अपने क्वेश्चन बता दूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका भाई, यहाँ पे आपको ब्रीफ नोट्स देना है भाई, किस किस का। सबसे पहला वो जो नोट देना है वो है आपका नवोदय विद्यालय, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्या भाई कमर्शियलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी जो एजुकेशन उसको कैसे कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है उसके बारे में दोस्त आपको इसके अंदर बताना है। एंड ये शॉर्ट नोट्स जो बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट आपका श्यामपथ अभियान, तो दोस्तों श्यामपथ अभियान भी जो है इस पर भी दोस्त क्वेश्चन हर बार आया है। तो एक है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो दोस्त नेक्स्ट आपका रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन। तो जितने भी ये शॉर्ट नोट्स में आपको मैंने सारा बता दिया,
ये शॉर्ट नोट्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो दोस्त आपका मेन पार्ट्स बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स के बाद भाई अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या कि हाउ हैव ग्लोबल चेंजेस अफेक्टेड हायर एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ गेट्स इन दिस। दोस्तों हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या मतलब इफेक्ट क्या पड़ रहा है और गेट्स का क्या रोल है। गेट्स दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल है इसके अंदर ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको दोस्तों संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, आपको उसके बारे में बताना है कि कैसे समाज संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है, कोई चेंजेस किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डिफाइन इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं दोस्त, इसको डिफाइन करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इस क्वेश्चंस को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके तो डायरेक्टली देख सकते हो। और दोस्त ये वेबसाइट पे सारे कुछ दिया गया है इसमें, जैसे कि मैंने दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे दिया इसमें, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो सारा आपको इसमें आंसर्स मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो दोस्त कि नहीं मुझे पूरे ही नोट्स चाहिए तो दोस्त आप यहाँ पे आके एजुकेशन हो गया आपका, या BA प्रोग्राम थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, दोस्त आप सारे नोट्स यहाँ पे आके ले सकते हो, चाहे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। अब दोस्तों मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा इस वीडियो के अंदर में। आपको मैं स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, ये दोस्त हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। देन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर और सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताया मैं सारे कवर कर पाऊंगा। ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हो भाई मैंने इतने सारे क्वेश्चन तो बता दिए हैं, अब इनकी तैयारी कौन करवाएगा, जब है मनीष साथ डरने की क्या बात। दोस्तों अब ये सारे क्वेश्चंस की मैं एक एक करके तैयारी करवाने वाला हूँ, बस एक चीज ध्यान रखिए, जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे समझते जाना है, पहली बात। दूसरी बात दोस्त ये हम एक साथ एक नाव में सवार होंगे तो दोस्तों नाव पूरी पलट जाएगी हमारी, और कुछ समझना है तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस में मैं इस वीडियो के अंदर आपको 5 क्वेश्चन समझाऊंगा, सेकंड पार्ट आएगी उसमें 5, फिर थर्ड पार्ट आएगी उसमें भी 5, 3-4 वीडियो में दोस्तों पूरा टॉपिक खत्म, बस काम हो गया, एग्जाम की तैयारी है, काम हुआ बनाया हुआ है तो समझ में आ गया। तो चलिए 5 क्वेश्चंस हम फटाफट इस वीडियो के अंदर करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड नोट्स भी आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.manishbarmailpur.com पे। चलिए दोस्त आते हैं अपने हम फर्स्ट क्वेश्चन, बात करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। सारे क्वेश्चन के लिस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था भाई कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। सब ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ क्या है ये, चलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले बताना चाहता हूँ यार कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में यहाँ पे बहुत इजी रूप में लिख दूँ ताकि दोनों बच्चे का कवर अप हो जाए। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं हिंदी में लिख देता हूँ तो इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा यार यहाँ पे कन्फ्यूज आते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी लिखूंगा दोस्त मैं उसको बोलूंगा तो भाई हिंदी में ही ना, मैं कॉम्बिनेशन के साथ बोलूंगा, पर समझते जाना, फायदा सबका होना चाहिए। ये मनीष वर्मा तो भाई सबके लिए है ना। चलिए दोस्त बात करता हूँ कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे एक्सप्लेन करो अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं क्या कि भाई नेशनल पॉलिसी होता क्या है। एक बात याद रहे दोस्त कि पूरे भारत के लिए क्या एजुकेशन होगा, क्या एजुकेशन सिस्टम देश अपनाएगा, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। अब ये पॉलिसी ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार 1986 में बना हो दोस्त, इससे पहले 1948 फिर दोस्त मतलब सिफारिशें हमेशा आती रही है। 48 हो गया दोस्तों, 55 हो गया, फिर 68 हो गया दोस्त, फिर आपका 76 हो गया, देन 86 हो गया, फिर 2005 2005 हो गया, फिर 2009 हो गया। तो कितने सारे सन गिनवाऊं मैं आपको, लेकिन 1986 का जो पॉलिसी है दोस्त वो अब तक चलता आ रहा है। बस उसमें अमेंडमेंट हुए हैं 2005 में, 2009 में आकर कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। दोस्त मैं बताऊंगा अभी क्या है ये कंपलसरी वगैरह ये सब क्या है, लेकिन हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको दोस्त ये समझ में आ गया जो पूरे नेशन वाइड के लिए लागू किया जाता है कि ये रूल सभी कॉलेज या स्कूल्स फॉलो करेंगे। ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब बात ये आती है कि दोस्त जब ये पॉलिसी लागू किया गया उस समय 1 अप्रैल का दिन था 1986 का। इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे दोस्तों, राजीव गांधी जी थे। और याद रहे इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर 3 बातों को इंट्रो में ही साफ बता दिया गया दोस्त, हमेशा याद रखना। सबसे पहले क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये क्या चीज है भाई दोस्त। इस पॉलिसी के तहत 1987 में, कब 1987 में एक पॉलिसी पास कर दी गई, क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब ये होता है कि एक क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चौक, डेस्क,
फैन, खिड़की, रूम, यानी कि हर वो फिजिकल रिसोर्सेस जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए नीड होता है, फंडामेंटल नीड्स हम कह सकते हैं, उसको फुलफिल करवाना कंपलसरी है। जब ये पॉलिसी लागू हुई तो दोस्त इसको कहते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है दोस्त, क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है? एजुकेशन सिस्टम। दोस्त अब ये सेकंड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम को 10 + 2 + 3 पे डिवाइड कर दिया गया। क्या? तो सबसे पहले हम 10th क्लास तक पढ़ेंगे, 10th क्लास के बाद 2 क्लास और होती है हमारी, 11th क्लास, फिर 12th क्लास, जिसको हम 10 + 2 कहते हैं। अब दोस्त जैसे 12th पास हम कर लेंगे तो उसके बाद ग्रेजुएशन होगी, वो कितने साल की होगी? वो 3 साल की होगी। इसको 10 + 2 + 3 कहा जाता है। क्लियर है? इसी सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम के अंडर में कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1986 में इम्प्लीमेंट किया गया था। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन की। अब भाई काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। अब टीचर बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया निकाल दिया गया, जैसे कि दोस्तों बीएड तो अब आया भाई, बीएड आने से पहले ही IASE, CTE, DIET, भाई डाइट सुना है ना भाई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है भाई डाइट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों डाइट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हो तो भाई मार लो, आजमा लो हाथ, बनना टीचर है ना दोस्त। ये 3 चीज़ की बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इसके कि ये डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, ये जो नेशनल पॉलिसी है इसका विकास कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ, है ना। सबसे पहले दोस्तों ये कि ये देखा गया इसके विकास के लिए कि हमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं करना, यानी कि दोस्तों नो डिफरेंसेस या नो डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं यहाँ पे। दोस्त इस पॉलिसी का विकास हुआ। भारत दोस्तों एक रूरल एरिया भी है ना, एक सिटी एरिया भी है। अब इसमें ये ध्यान देना है हमें कि बिना डिफरेंस के दोस्तों, बिना भेदभाव के सभी तक एजुकेशन पहुँचे, हर एक कोने तक, हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुँचे। और दोस्त इसी का विकास करने में नो डिफरेंस का पॉलिसी सरकार ने अपनाया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि सब तक एजुकेशन पहुँचे। ठीक है, एंड दोस्त फॉर एंटायर नेशन वाइड। अभी दोस्त मैंने आपको पहले बता दिया कि NEP का मतलब क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जो पूरे ही नेशन, पूरे ही देश के लिए लागू किया गया और सभी इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट DPSP, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हुआ ये कि दोस्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों संविधान के भाग, संविधान के पार्ट 4 में, संविधान के भाग किसमें दोस्त? पार्ट 4 में DPSP लिखा गया है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य जो आदेश देगा उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है, स्टेट यानी जो दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ प्रिंसिपल दे, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और उसमें दोस्त ये बताया गया था कि अगर बेसिक एजुकेशन जो है ना भाई, ये तो सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना कंपलसरी है। और दोस्तों इसी के तहत हुआ ये था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, नाम जानते हो आप, के कामराज। क्या नाम था दोस्त इनका? के कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने दोस्तों मिड डे मील की शुरुआत करवा दी और दोस्तों इनको जब सिफारिश से मान ली गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया और दोस्तों इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया। दोस्त इसके तहत क्या हुआ, किसके तहत? DPSP के तहत। इस पॉलिसी के तहत ये हुआ कि दोस्त स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चों को दोस्तों फ्री खाना, यानी कि भोजन जो मिलता है ना स्कूल के अंदर, फ्री खाना, दोस्त बुक्स के पैसे और ड्रेस के पैसे मिलते थे ना स्कूल के अंदर है। तो दोस्त इसी को हम दोस्त बोलते हैं DPSP ने भी मतलब कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करने में अपना योगदान दिया और इसका विकास हो पाया, किसका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कमीशंस। ये तो भाई बहुत बड़ा रोल है इनका। अब मैंने आपको दोस्तों ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आज़ादी से लेकर सिंस इंडिपेंडेंट अब तक काफ़ी सारे ऐसे कमीशन बने हैं। मेरे दोस्त ने अपनी एडवाइस दी है गवर्नमेंट को कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और इन्हीं की एडवाइसेस को देखते हुए अब तक दोस्त इसका विकास होता जाया और अंत में जाके 1986 को फाइनलाइज के रूप में दोस्त नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन अब वो सारे कमीशन कौन कौन से हैं
दोस्त हल्के में आपको मैं ये बता देता हूँ फटाफट। दोस्त देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला भाई आपका कि 1949 में बनाई गई थी भाई, कौन सा, डॉक्टर राधाकृष्णन। 1952 में दोस्तों बनाई गई थी लक्ष्मी स्वामी मुदालियर एंड दौलत सिंह कोठारी 1964 एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE दोस्त 1968। अब 1968 को ही चेंज कर 1986 में बना दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP दोस्त, वही इसका नया रूप है ना 1986 वाला। एंड 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी बनाई गई दोस्तों, कमेटी बनाई गई। एंड 1993 के अंदर प्रोफेसर यशपाल समिति बनाया गया दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये थे भाई सारी आपकी कमीशंस, इन्होंने अपने समय समय पे एडवाइस दिया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और इसी को देखते हुए ये सारी हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने में दोस्त कदम प्रमोट होने में काफ़ी इनका फ़ायदा रहा, और दोस्त अंत में जाकर ये पॉलिसी बन पाई। अब बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या नीड थी इस पॉलिसी की। सबसे पहली बात दोस्तों ये है, ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, भारत के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या तो है, बच्चे पैदा कर तो लेते हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है या आपकी है। बच्चा मेरा है तो मैं ही पढ़ाऊँगा, आपका बच्चा तो आप ही पढ़ाओगे ना दोस्त। बच्चे पैदा करना आसान होता है लेकिन उनको पालना बड़ा कठिन होता है। और दोस्त भारत की सिस्टमेटिक व्यवस्था के रूप में बता रहा मैं आपको, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर सभी बच्चों को लिटरेसी रेट नहीं दिया गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। दोस्त आपने अपनी नाम सुना ना सुना हो, क्यूबा का नाम सुना आपने दोस्त, 12th क्लास में पढ़ा, क्यूबा मिसाइल संकट। दुनिया के अंदर सबसे पहला कंट्री है क्यूबा जो अपने बजट का दोस्त लगभग 12% एजुकेशन पे खर्च करता है। दोस्त भारत की बात करूँ तो 2.3% खर्च कर रहा है, अमेरिका की बात करूँ तो सिर्फ 5% खर्च कर रहा है। यानी दोस्तों क्यूबा छोटा कंट्री होते हुए भी 5 नहीं दोस्तों 12% खर्च कर रहे हैं, मान सकते हैं भाई हम। और भारत तो अभी कोसों दूर है भाई, ये एजुकेशन सब तक पहुँचे दोस्त, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और दोस्त यही है, इतनी बड़ी जनसंख्या को एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन मकसद था, इसलिए दोस्तों इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लिटरेट द पॉपुलेशन। दोस्तों यही था कि हमें सब लोगों को मतलब कि अपने जो लिटरेसी रेट है ना हमें दोस्तों उसको इंक्रीज करना था ताकि वर्ल्ड के अंदर हमारे कुछ नाम हो सके। अब इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत सबको एजुकेशन देने की बात तो कर दी गई, लेकिन आज भी दोस्त गाँव देहात उन ग्रामीण इलाकों के अंदर आज भी जो सच्चाई है, या तो लोग पैसे की दिक्कत के कारण नहीं पढ़ पाते, या तो फाइनेंशियल दोस्त घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। वरना दोस्त आज सरकार ने तो इस पॉलिसी को लागू करते समय ये तो जरूर सोचा था कि सब तक एजुकेशन हम पहुंचाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है हम और आप सब जानते हैं, और पढ़ाई क्या होती है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सब वाकिफ है। बाकी दोस्तों आज तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, पहले से कुछ दोस्तों इम्प्रूवमेंट भी आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ आना बाकी है। नेक्स्ट है आपका, मैंने दोस्तों आपको बताया था अभी 1968 में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, उसी को ही कुछ चेंजेस कर 1986 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों NPE जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, 8 मई का दिन था, 8 मई का दिन था 1986 को। इसको कहाँ पे, लोकसभा के अंदर पेश किया गया था। कब, 8 मई को। एंड दोस्तों 13 मई 1986 को इसको राज्यसभा में पेश किया गया। और दोस्तों जब लोकसभा में जब पास हो जाता है कोई बिल तो उसको राज्यसभा में पास होना कंपलसरी है, और दोस्तों दोनों जगह ये पास हो गया, उसके बाद ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फीचर्स की, इम्प्लीमेंट होने के बाद इसके क्या क्या खास बात है। सबसे पहला पॉइंट भाई ये है कि एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइन सुनिए भाई कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। भाई एजुकेशन तो वो हथियार है इसको यूज कर आप इस पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्त भारत के अंदर सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी गई कि नहीं भाई अब इंपॉर्टेंस दो एजुकेशन को, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट भाई वन नेशन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी का मतलब ही ये होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई तो पूरे भारत के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा। और दोस्त नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और दोस्त हुआ ये कि इसके तहत वन नेशन एजुकेशन जो सिस्टम आज यहाँ पर है वही सिस्टम भारत के तमाम कोने में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त। एंड अब बात हम करते हैं नेशनल वाइड करिकुलम। दोस्त इससे का ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये कि कैसा करिकुलम बनाया जाएगा
जो मेरे स्कूल में है वही आपके स्कूल में होगा, वही पड़ोसी वाले स्कूल में होगा, वही और अलग बगल वाले जितने स्कूल है सबके अंदर होगा, वही जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, मतलब जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है सब में दोस्त एक ही रूल चलेगा, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, HRD मिनिस्ट्री के तहत। और अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है भाई कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, किसके लिए, फॉर प्रोग्रेस के लिए। बट दोस्तों ये सिस्टम थियोरेटिकल जो है ये बात वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ फटाफट अब तक, है ना। तो ये दोस्तों इसका फ्यूचर में बात कही गई है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने सबको बेसिक एजुकेशन देंगे ही देंगे। और दोस्तों आज किसने क्या उखाड़ा लिया हम सब जानते हैं भाई। एजुकेशन अगर प्रैक्टिकली नहीं दिया जाएगा ना जब तक ये सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता बच्चों का, मैं सच बता रहा हूँ आप सभी को। एंड दोस्त नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको मैंने पहले बता दिया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हंगा लगा दिया था, पूरा अपने दम लगा दी थी भाई कि नहीं इस पॉलिसी को सब देश में पूरे भारत में लागू कर और एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज करना है ताकि लिटरेसी रेट बढ़ जाए, पूरे वर्ल्ड में हमारा भी नाम हो जाए, है ना दोस्त। और कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको दूर किया जा सके। एंड नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रमोशन, इसने थोड़ा ऐसे तैसे कर दिया यार। 8 क्लास तक बच्चे सब पास होंगे, लेकिन दोस्त ये 8 क्लास वाला जो थियोरेटिकल है ना भाई पार्ट, ये तो भाई 2009 का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो भाई कंपलसरी कर दिया गया था, है दोस्त। देखा जब बहुत बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उनको भाई पास कर दो, 8 क्लास तक पास, बिना धक्का दिए पास। बच्चा जब 9th में आ जाए है तो लुढ़क जाए, है पहले आप 22 से उसको बनाया जा रहा था, 9th में आके दोस्तों फिर से उसको अपनी औकात पता चल जाएगी, अब फिर से भाई लो भाई सुसाइड करने पाएगा बंदा वो। अरे भाई मतलब कि आप 22 क्यों बना रहे हो यार। और इस एजुकेशन सिस्टम का दोस्त देखो मैं हमेशा ही कहता है यार कि हम सब एक स्टूडेंट हैं दोस्त। टॉपिक के लास्ट में आ चुका हूँ मैं, तो हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि भारत के अंदर आज एजुकेशन ग्राउंड लेवल पर जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। अगर आप ज़्यादा पढ़ लिख जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे ना, और दोस्त आप आगे बढ़ गए तो नेता राजनीति कहाँ से करेंगे, ये भी तो होता है दोस्त। लेकिन मेरे को ये कहना है यार कि एजुकेशन में ना बिल्कुल प्रैक्टिकली चेंजेस आना चाहिए ताकि हमें मतलब दोस्तों कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ तो रहा है, वो थ्योरेटिकल पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर स्किल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा यूएन की रिपोर्ट भी कह चुकी है कि भारत के अंदर रोजगार की कमी तो है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ भारत में युवाओं की संख्या बहुत है बट उनमें वो स्किल्स नहीं है दोस्त। ये स्किल्स है क्यों नहीं, कभी ये जानने की कोशिश करी है? क्योंकि दोस्त स्कूल में सिखाया ही नहीं गया है, स्कूल में सिखाया वो गया है जो आगे काम नहीं आएगा। और दोस्त जो आगे काम आएगा वो हमारे पास घंटा भर की नॉलेज नहीं होती। तो भाई कैसे ये एजुकेशन सिस्टम क्या आपका भला कर सकता है दोस्त। इसके तहत मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको दोस्त मेरी थोड़े विचार अच्छे लग रहे हो तो हाथ जोड़ के विनती करूँगा थोड़ा इस वीडियो को शेयर करना। मैं दोस्त चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली कुछ चेंजेस आए ताकि हर मतलब कहते नहीं है कि जब वेस्टर्न कंट्री के अंदर लोग आगे जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते भाई, ये हमारी बात है दोस्त। ये तो आपका भाई फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्त। बात करते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, अगर दोस्त आपके पास वो लिस्ट नहीं है तो प्लीज दोस्तों सबसे पहले आप देखते भी जाए लिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यशपाल की जो समिति बनी थी इसने क्या सिफारिशें दी और इसने कैसे कहा कि शिक्षा को आनंदमय बनाया जा सकता है दोस्तों, इंजॉयबल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये यशपाल जी कौन है। इससे पहले आप हम ये जान लेते हैं, जो बता रहा था समझते रहना दोस्त। हुआ ये कि 1992 में, कब 1992 में HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी दोस्तों कह सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, HRD मिनिस्टर के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अंदर टोटल 8 मेंबर थे। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे दोस्त उनका नाम था यशपाल जी। उनका नाम क्या था, प्रोफेसर यशपाल। टोटल 8 मेंबरों में उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यशपाल। और इन्हीं के नाम से उस कमेटी का नाम यशपाल कमेटी या दोस्तों यशपाल समिति रख दिया गया था। और ये दोस्त एक साइंटिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट और उस समय जो एजुकेशन का जो बोझ है उसको कम करने पे जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे।
क्लियर दोस्त। अब बात आती है कि 1992 में एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये समिति बनाई क्यों, इसको क्यों बनाया गया था वाई, है ना दोस्त। यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बताना चाहता हूँ इसको बनाने का, इस कमेटी को बनाने का सबसे मेन कारण ये था कि बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई का जो प्रेशर है, बोझ है, उसको कैसा कम किया जाए और इसको कैसे कम किया जाए। और इसी को लेकर दोस्त इस समिति ने कुछ बातें कही। सबसे पहला बात तो दोस्त ये कहा कि पहली क्लास और दूसरी क्लास, दोस्तों यानी कि प्राइमरी क्लास की मैं बात करूं, है ना, तो प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पे एजुकेशन का बोझ कम दिया जाए। बोझ कैसे कम दिया जाएगा दोस्त, सबसे बड़ा बात होता है बस्ते का बोझ। दोस्त सबसे पहली बात इन्होंने ये कही कि बच्चों के ऊपर से बस्ते का जो बोझ है ना दोस्त, उसको कम किया जाए, पहली बात ये। दूसरी बात इन्होंने ये कही उस बस्ते को बच्चा घर ना ले जाकर उसी स्कूल में रख दे और इसके लिए एक अलग से लॉकर सिस्टम बनाया जाए ताकि बच्चा अपना बैग अपने स्कूल में रख के ही घर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चा ही तो है भाई, फर्स्ट सेकंड क्लास का ही तो है। प्लस जो 10th क्लास के स्टूडेंट है, 9th-10th क्लास के स्टूडेंट है, उनके लिए भी बस्ते का बोझ कम किया जाए। इसके लिए सिलेबस को रिड्यूस करना होगा। और दोस्त हुआ ये कि 2005 में, दोस्त 1992 में बनाई गई थी ये कमेटी, तो ऐसे यशपाल कमेटी। लेकिन दोस्त ये जो बात ये कह रहे हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही थी, जो 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी सरकार को, एचआरडी मिनिस्टर को। इन्होंने बनाया इस कमेटी को 1992 में और 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को इनको सौंप दिया और इसमें यह बताया कि बस्ते को बोझ को कम किया जाए, प्लस स्कूल में लॉकर का सिस्टम बनाया जाए, बच्चा घर ना ले जाकर अपने सामान को स्कूल में ही रख दे। ठीक है दोस्त। और जो सेकेंडरी लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रेशर कैसे कम किया जाए, इसके लिए दोस्त 2005 में हुआ ये कि आपने दोस्तों पढ़ाई होना भाई, 10th 12th हम पास कर यहाँ तक आए हैं ना। तो दोस्तों 2005 में सिलेबस जो है ना भाई, उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। और दोस्त इस सिलेबस के अंदर 2005 के सिलेबस में इतना कम तो मतलब कि रिड्यूस तो कर दिया गया था जिससे बस्ते का बोझ कम हो जाए। आया दोस्त समझ में। इवन 2008 के अंदर, कब 2008 के अंदर सीबीएसई ने, किसने, सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी करी और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी बस्ते की बोझ को कम करने की बात कही। इसके बाद क्या हुआ दोस्त, 2009 का जो एजुकेशन पॉलिसी है भाई, पॉलिसी क्या, कंपलसरी एजुकेशन दोस्त, 8th क्लास तक सभी बच्चों को पास कर दिया जाए, है ना, और बस्ते को बोझ को कम किया जाए। और दोस्त यहाँ पर भी यानी कि दोस्तों इस जगह भी, इस जगह भी, इस जगह भी, सभी जगह यशपाल जी की जो बातें हैं उसको दोहराया जा रहा है और इनकी बातों को मानकर सिलेबस कम करने की बात की जा रही है। इवन दोस्त 2012 के अंदर हाई कोर्ट का फैसला ये आया कि सिलेबस को रिड्यूस कर कर बच्चे के बोझ को कम किया जाए। और दोस्त बस्ते के बोझ को कम करने की बात, यशपाल जी की बात जो थी वो अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया। इवन दोस्त कुछ समय पहले की बात है भाई, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि फर्स्ट और जो सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनको होमवर्क ना दिया जाए घर के लिए। प्लस दोस्त इसी बीच इन्होंने ये कह दिया, यशपाल जी ने क्या कहा कि स्कूल्स वर्क और होमवर्क दोनों को अलग अलग करो, स्कूल वर्क स्कूल में ही निपटा दो, होमवर्क के लिए बच्चा अपना काम करे, यानी कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्त कि स्कूल वर्क के टाइम बच्चा होमवर्क कर रहा हूँ, होमवर्क के टाइम बच्चा स्कूल वर्क कर रहा हूँ, और दोस्त इस बच्चे में बड़ा प्रेशर बनता जाएगा। तो साथ भी यही तो होता रहता है यार। 12th क्लास के दोस्त, अभी तो मैं जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ दोस्त, 12th क्लास वगैरह जो स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम क्या करें, मैम ने फाइल दे रखा है, मैम ने इतने सारे होमवर्क दे रखे हैं, हम ट्यूशन की तैयारी करें या हम स्कूल की तैयारी करें। मतलब इतने बच्चे रोते हैं ना, मैं क्या बताऊँ यार। फिर मैं ये सोचता हूँ वाह क्या सिस्टम है हमारे देश का। तो दोस्त यशपाल जी की बातों को तो लाया गया अमल में, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है ना। अभी दोस्त बच्चे रो ही रहे वो स्कूल्स की, कहते हैं यार अरे कॉपी में लिखवाओगे क्या कर लेंगे बच्चे यार, प्रैक्टिकल नॉलेज तो दे दे उनको थोड़ा कुछ। बट दोस्त ये रही बात यशपाल जी की कमेटी, और दोस्त वो बढ़ता बढ़ता यहाँ तक 2012 तक मद्रास हाईकोर्ट तक पहुँच गया था। ठीक है दोस्त, ये दोस्त मैं आपकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। अगर रटवा दूंगा तो एग्जाम के टाइम तक भूल जाओगे, समझा दूंगा तो अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे कि नहीं बेटा
ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ना ताकि हाथ में स्किल आएगा। आया तो समझ में। अब एक बात और याद रखें, 90 साल की एज में 27 जुलाई 2017 का दिन था। हमारे दोस्तों एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट और इस कमेटी के चेयरमैन यशपाल जी का देहांत, यानी कि दोस्तों डेथ हो गई थी। ठीक है दोस्त, तो ये रही दोस्त बात हमारी सेकंड क्वेश्चन की। अब बात करते अपने हम थर्ड क्वेश्चन की। दोस्त बात करते हैं अपने हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों ये है कि स्कूल में गुणात्मक सुधार लाने में क्या क्या चुनौतियां हैं। दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, पहले बात तो ये यार कि स्कूल्स के अंदर जो क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है ना या इम्प्रूवमेंट है उसको कैसे किया जा सकता है, बट उसमें दोस्तों कुछ वार्निंग्स भी है। वो कौन कौन सी है इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दोस्त क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है भाई कि सबसे पहले मैं देखो हमेशा आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ। चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले दोस्त ये है कि भारत के अंदर ये जो एजुकेशन है इसको 3 लेवल पे बांटा गया है। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी दोस्तों दोनों ही स्कूल्स लेवल पे है। जैसे कि प्राइमरी हो गया आप 1st से लेके 5th क्लास तक, है ना। एंड जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी दोस्तों 10th और 12th आपके हो गए इसके अंदर सेकेंडरी वाला, यानी दोस्तों ये हो गया आपका पूरा स्कूल का पार्ट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। हायर एजुकेशन आपका आता है दोस्तों कॉलेज की पढ़ाई। दोस्तों आप जाते हो भाई किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी आता है यहाँ पे पास। तो दोस्त प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन 3 लेवल में बांटा गया है। दोस्तों ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर एजुकेशन के लिए 2 चीज़ें हैं अवेलेबल। क्या? सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स या कॉलेज एंड प्राइवेट। ठीक दोस्त, पहले हमने ये बात किया। अब हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे। गवर्नमेंट भी है भारत में, प्राइवेट भी है। कभी कभार ये होता है कि दोस्तों गवर्नमेंट को प्राइवेट से टाई अप करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कैसे? मान लो दोस्त गवर्नमेंट के पास कोई रिसोर्सेस ना हो, उस कंडीशन में दोस्त गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से कॉन्टैक्ट करती है। और जो हम सब जानते हैं ये कि कोई भी निजी क्षेत्र जो होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। और दोस्त इस हाल में अगर प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन बना दिया जाए तो एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी भाई, ये अपनी चलाएगा है दोस्त। यही तो सिस्टम आज बिगाड़ रखा है पूरा। और जो हुआ ये कि अब दिक्कत ये होती है कि स्कूल्स के अंदर जो क्वालिटेटिव दोस्त हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं वो किन सेक्टर में लाया जाए। तो क्यों तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है स्कूल्स के अंदर। तो सोच के देखो जरा, ये भाई एजुकेशन सब्जेक्ट है, ये हम अब तक पढ़ते ही तो आए हैं भाई, है बिना पढ़े आप इसका आंसर दोगे अपना खुद से दोगे। बताओ कैसे कैसे दोगे, बताओ जल्दी। स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे तो खूब रोया करते थे, एक दूसरे से खूब लड़ा करते थे। कैसे दोस्त ना, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दोस्तों दूर छोड़ो, आप पीने तक का पानी नहीं होता, दूर दूर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और दोस्तों इनमें सरकारी स्कूल की हालात तो बहुत ज़्यादा खराब है, हम सब इस बात को जानते हैं। तो दोस्त बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, क्वालिटेटिव रूप से ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल ना होना जो बच्चों को स्किल्स के लिए भी काम आ सके। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट यहाँ प्रॉब्लम क्या है? टीचर्स। दोस्त हर 4 टीचर में एक ना एक टीचर हर दिन एब्सेंट रहता है। इस हालात में बच्चे उत्पाद मचाते हैं, हाय हुल्ला करते हैं, या पढ़ाई कर लो या हाय हुल्ला ही कर लो। और दोस्त टीचर्स की गलती दे हम, या गवर्नमेंट की गलती, या सिस्टम गलती दे, इस कारण में दोस्तों पढ़ाई भी नहीं पाते। यानी दोस्त बेसिक नीड्स जो होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर वो भी नहीं है, चाहे पीने का पानी हो गया या खाना हो गया, साफ सफाई हो गई, बहुत जगह भाई ये नहीं देखने को मिलती। दूसरी दोस्त डिसिप्लिन है ना, मैंने आपको अभी टीचर वाला एग्जाम्पल दिया भाई कि टीचर ही भाई नहीं होते, दिक्कत तो यही है। हेड सबसे इंपॉर्टेंट है यार। वही बात है भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि कंप्यूटर लैब तो है बट उनमें ताला लॉक है, बच्चों को लेकर कभी जा नहीं जाता कंप्यूटर लैब के अंदर। अरे भाई बच्चे जब लेके जाओगे नहीं तो सीखेगा नहीं। अब वो चीज़ जब वो सीखेगा नहीं और जो आगे चल के दोस्त उसको काम आने वाला है, कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह हो, स्किल्स की वगैरह, मतलब होता है ना, तो वो चीज़ आज दिया ही नहीं जा रहा बच्चों को। यही तो हमारे पास मेन बॉन्डिंग है जिसको हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर कर बच्चों का प्रोग्रेस करवाना है। जब 1947 का समय था तो दोस्त भारत की लिटरेसी रेट जो थी वो 12% थी। 2011 के अंदर भारत के लिटरेसी रेट दोस्त कब
74.04% माना गया। कब? 2011 के अंदर। दोस्त ये इंक्रीज हुआ है, नो डाउट, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये जो एजुकेशन दिया गया इतने परसेंट लोगों को, भाई यही तो बात है, इनका यूज कहाँ करना है भाई। देखो हर पॉइंट में घुसा देना भाई कि थ्योरेटिकल पढ़ाने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और जो सबसे बढ़िया चुनौती ये है कि बच्चा पढ़ के तो निकल जाता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं होता। तो इस टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए मेरे को ये टॉपिक, और दोस्त आपका ये पूरा दिमाग का ढक्कन खुल जाए, तो हाथ जोड़ कर विनती करूंगा प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देख के आए आप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। भाई इस वीडियो में मैंने पूरा चिट्ठा पट्टा खोल दिया है कि क्या है भारत का एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों नया चैनल है लेकिन वो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लेना उसको, जहाँ पर मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। तो हुआ ये कि अब प्रैक्टिकल हमें देना बहुत ज़रूरी है ना। अब दोस्त इसके बाद एक और बात मैं करना चाहता हूँ, जो वो एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग है हमारे लिए। दोस्तों जैसे से बताते जा रहा हूँ बस समझते जाना आप, ठीक है दोस्त। ये पूरा भारत है? साउथ की लोगों की जो एजुकेशन है, अगर मैं नॉर्थ से कंपेयर करूं, बाबा जी कठल्लो, समझ सकते दोस्तों आप एक वजह। केरल सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, हम जानते हैं इस बात को। वहीं दोस्तों अगर मैं बिहार की बात करूं, क्या हाल है भाई हैं दोस्त। इसमें देश के प्रशासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, लोग भी, और इसी कारण से दोस्त आज भारत में ना इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं दोस्त। साउथ के काफ़ी सारे एजुकेटेड इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और दोस्त यहाँ पे जितने पीपल यार मोस्टली एजुकेटेड है, नो डाउट, है ना। और दोस्त केरल की तो भाई बात ही अलग है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है दोस्त। नॉर्थ के अंदर चाहे यूपी हो गया आपका, बिहार साइड वगैरह में हो गया, यहाँ पे एजुकेशन के नाम पर तो पहले व्यापार होता है, और शिक्षा को धंधा बना दोगे तो भाई कहाँ से बच्चा पढ़ेगा। हाई फीस प्राइवेट सेक्टर को आप ले लो आप यहाँ पे दोस्त। सरकारी स्कूल में तो ठीक है, और दोस्तों एक मजबूरी है, आज बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है और उस सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाई मिलता है ये मैं और आप सब जानते हैं, है ना। लेकिन दोस्त आज कुछ सुधार आया है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे वो सुधार नहीं देखने को मिलता दोस्त। बच्चा आज भी 75% अटेंडेंस को फुलफिल करने के लिए स्कूल जाता है, ये शायद हम सब जानते हैं भाई, कोई दिक्कत, ये सब चुनौती है एक दोस्त। स्कूल्स के अंदर अगर बहुत अच्छा ही सिस्टम होता तो बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं करता है दोस्त। सरकार को 75% कंपलसरी अटेंडेंस का ये क्राइटेरिया क्यों लाना पड़ता है दोस्त। इसलिए तो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, सरकार ने बोल दिया कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, जो नहीं आएगा अटेंडेंस नहीं लगेगी। और दोस्त इस हालात के अंदर अगर बच्चे को मन होता ही अच्छा, उसको मतलब लगता है स्कूल में आना, तो वो भाई तो भागे भागे आता भाई। स्कूल में वो पढ़ाया जा रहा है, वो सिखाया जा रहा है भाई, पूरी वही रटन विद्या यार जो सदियों चलते आ रही है, वो अब भी चलते आ रही है दोस्तों। एंशिएंट कस्टम्स को, कंजर्वेटिव चीज़ को चेंज करो अब। मॉडर्न जमाने के अंदर एजुकेशन में भी चेंज आना चाहिए दोस्तों। टीचर वही पढ़ाने वाले हैं, मैं तो सब टीचरों को तो नहीं कह रहा यार, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, या तो दोस्तों गवर्नमेंट टीचर की मैं स्पेशली बात करूँ, टीचर बनने, गवर्नमेंट टीचर से बनने पहले तो भाई फुर्ती होता है उसके अंदर, है ना, टीचर्स वगैरह के अंदर। और दोस्तों जब टीचर वो बन जाते हैं उसके बाद या तो पीरियड गोल स्कूल्स में नहीं आएंगे, या दोस्तों पढ़ाने से मतलब दूर दूर तक नाता नहीं दोस्तों। कुछ टीचर तो ऐसे भी होते हैं भाई कि बच्चों को बोलते हैं पढ़ो, खाली क्यों बैठो, पढ़ो, बुक खोल के निकालो पढ़ो। और दोस्त भाई टीचर किस लिए बना भाई, तू पढ़ाने के लिए तो बना यार, तो बच्चों तो कम से कम पढ़ा। तो टीचर बोलते हैं क्या, तो डाउट होगा पूछ लेना, पढ़ो अपना, वाह भाई क्या बात है दोस्त। ये सारी एक बॉन्डिंग है जिसमें हमें एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना होगा, टीचर्स के डिसिप्लिन में चेंज लाना होगा, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाना होगा, सरकारी स्कूल की दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा खराब है, स्कूल में चेंज लाना होगा। नो डिफरेंस है ना दोस्त, साउथ में और जो नॉर्थ में जो डिफरेंस है ना, ये इसको कम करना होगा भाई हमें दोस्त। ये सारी चुनौतियाँ बॉन्डिंग्स हैं जिसको कम करना और तो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो सारा समझ में, इसको तो क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं भाई। तो कोई भी टॉपिक आप प्रैक्टिकली समझोगे, आई होप कि दोस्त समझ में आएगा। एक बात दोस्त मैं आप सबसे और कहना चाहता हूँ भाई, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, और दोस्त इस यूट्यूब चैनल को मैंने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि स्कूल्स के अंदर वो एजुकेशन जिस तरीके से दिया जा रहा है बच्चों को, वो इंटरेस्ट नहीं लेता। और इस बार मैं ही आता, मैं यूँ खड़े हो जाता, दोस्त आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। आप क्या करोगे भाई, वीडियो डिलीट करोगे, कमेंट में गाली दोगे, चल निकल साला बनी क्या भोके जा रहे हैं
आज भाई ये दिक्कत है दोस्त, इसलिए मैं हमेशा आया हूँ जो जोश के साथ पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। बच्चा उसको चिवियो लेके नींद आने नहीं दूंगा, बच्चा बोर हो गया ना तो वीडियो बंद कर देगा वो। और दोस्त अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ भाई, आप कुछ भी करो भाई, मैं नहीं जानता, इस बस लाल बटन दबा देना यार, ताकि मेरा उत्साह बढ़ जाए यार, क्योंकि आप सबका प्यार लाल बटन दबाने और लाइक बटन को दबाने से मिलता है। तो ये था भाई हमारा अपना थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी दोस्त नोट्स जिंदाबाद है, नोट्स भी आप ले सकते हो भाई। नोट्स 1-2 दिन में नहीं, सालों की मेहनत से बनाए गए, पूरी टीम लगती है नोट्स बनाने में। तभी दोस्त मैं हमेशा नोट्स का प्रमोट करता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप खाम बुक्स में भटकोगे। नोट जिंदाबाद है। चलिए दोस्त, आप बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है कि क्या इसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्त देखो यार, इसके फेवर और अपोजिशन में अगर हम बात करें, क्या हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज या हमारे जितने भी दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गए, उनको क्या प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये आती है यार कि हम पहले बात करते हैं फेवर की या अनफेवर की। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉपिक का इंट्रो क्या भाई कि हायर एजुकेशन है क्या। दोस्त हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका टोटल आपके कॉलेज वगैरह दोस्त यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आ जाते हैं। तो सिंस इंडिपेंडेंस से पहले की बात करते हैं हम, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब दोस्तों भारत को आज़ादी मिली भी नहीं थी तो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ थे। कितने? 3 यूनिवर्सिटीज़। और जब भारत को आज़ादी मिल गई उसके बाद दोस्तों लगभग अब तो जाके लगभग 150 लगभग दोस्तों 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दोस्तों डिफरेंस क्या है भाई, काफ़ी साथ पूछते हैं मुझसे। दोस्तों यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसके अंदर सारे कॉलेज वगैरह आते हैं। है दोस्तों मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दोस्तों DU में एग्जांपल लेता हूँ। दोस्तों पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 77 कॉलेज आते हैं, पता है आपको? है दोस्तों में तो यूनिवर्सिटी एक बहुत ग्रांड लेवल पे होता है और उसी के अंडर में जो कॉलेज वगैरह आते हैं वो इसके ही रूल्स को फॉलो करते हैं। DU हो गया, मिटी वगैरह हो गए, ये फेमस वगैरह थोड़ा कुछ नाम है, JNU वगैरह हो गया। लेकिन दोस्तों JNU अपने आप में एक कैंपस है, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में कोई भी नहीं है दोस्त, अपने आप में बाप है भाई, है दोस्तों में। लेकिन दोस्त ये है आपका मैटर। दोस्त ये तो होगी बात आपका थोड़ा एग्जाम्पल का। अब थोड़ी हम बात करते हैं फेवर और अनफेवर की, दोस्तों फेवर और अपोजिशन की। दोस्तों फिर से वही हम ज्ञान फैलेंगे, थोड़ा अपना प्रैक्टिकली जाएंगे थोड़ा टॉपिक के अंदर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फेवर की। कोई भी सेक्टर में अगर प्राइवेट आता है, 1-2 चीज़ थोड़ा सा मान कर चले दोस्त, प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट की बात करता है, हमें भाई प्रॉफिट कमाना है, खाली बात। दूसरा ये दोस्त उस सेक्टर में अपने बात को क्या करेगा दोस्तों, मतलब कि एम्फसाइज करेगा। एम्फसाइज मतलब क्या होता है दोस्त, अपने नियम को, अपने कायदे कानूनों को थोप देगा, भाई ऐसा नहीं, भाई ऐसा करो भाई, क्योंकि हमारा भी अब इसके अंदर हिस्सा हो चुका है दोस्त। सब कुछ करना लेकिन हिस्सा मत होने देना कभी भी ज़िंदगी में, और दोस्त यही हुआ। तो प्रॉफिट और एम्फसाइज यानी दोस्तों उस पर बल देना, क्या करना, पैसा डालना, ये दोस्त हमेशा प्राइवेट सेक्टर कर चलते हैं। ये एजम्पशन आप करके चलना, ठीक है। अब दोस्त जब हम ये एजम्पशन करके चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग एज्यूम करो एक चीज़ और आप, अगर हम पहले बात करते हैं इसके फेवर की, ठीक है। फेवर में क्या है दोस्त, सबसे पहले अगर प्राइवेट सेक्टर किसी सेक्टर में आती है तो इससे कुछ फ़ायदा भी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है ना, अच्छे दोस्तों बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। हाँ होता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है भाई। वो देखो आप गवर्नमेंट स्कूल लो, प्राइवेट स्कूल के लो, आज बड़े बड़े नेताओं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं दोस्त, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आज बाहर जाके इंग्लिश की बुक क्यों पढ़ते हैं। तो हम इंडियंस को संस्कृत की बुक पकड़ा दी जाती है और इन मंत्रियों के बच्चे बाहर जाके अंग्रेजी की बुक पढ़ रहे होते हैं। समझ में आया दोस्त? खैर दोस्तों वो तो बात की बात है यार। तो यहाँ पे बस ये है यार कि प्राइवेट सेक्टर के आने से स्कूल के अंदर, या दोस्त हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कॉलेज वगैरह के अंदर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नो डाउट, पहला। दूसरा दोस्त वेल ट्रेन टीचर्स आएंगे, नो डाउट। तीसरा ये डिसिप्लिन होगा, नो डाउट। चौथा ये जहाँ पे भी ये यूनिवर्सिटी है उस एरिया का दोस्त कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस इंक्रीज होगा, नो डाउट दोस्त। लेकिन याद रहे इसके जो फेवर में पॉइंट है वो 3-4 ही है गिने चुने पॉइंट है। दोस्तों मैं अनफेवर की बात करूं
सबसे पहला पॉइंट तो भाई यही है, ज़बरदस्त पॉइंट। जिस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड होगा उसका फीस बढ़ जाएगा। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको फटाफट। पहले तो कुछ समय पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक भूचाल सा आ गया था। क्या हुआ था? अभी तो जो डीयू की फीस है भाई, अगर आप रेगुलर में हो तो 7,000 मिनिमम फीस है, मैक्सिमम दोस्त 14,000, 15,000, 21,000। अगर उस कंप्यूटर साइंस कोर्स कर रहे हो तो 50,000 आए तो समझ में, इसके ज़्यादा नहीं है। अगर आप यही कोर्स दोस्तों प्राइवेट से करते हो तो भाई 1,00,000, 1,50,000 फीस हो जाती है। मान दो इस बात को दोस्त। और कंप्यूटर साइंस जैसा कोर्स है दोस्तों तो 2,00,000, 2,50,000 फीस चली जाती है। तो इस कंडीशन में अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाता है तो भाई वो क्या करेगा है, फीस इंक्रीज कर देगा। और फीस इंक्रीज हुई, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बेचारा जो गरीब इंसान है वो घंटा पढ़ पाएगा, वो कैसे पढ़ पाएगा भाई? तो पहला फीस इंक्रीज। दूसरा जो मिडिल क्लास के लोग हैं अब उनका दोस्तों बट्टा बैठ जाएगा भाई, वो बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे। तीसरा वो बेचारे मतलब हम बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे, हम सभी तो गरीबी है भाई। एंड दोस्त थर्ड यहाँ पे बात आता है कि इस कारण दोस्त भारत की लिटरेसी रेट डाउन होते जाएगी। आया तो समझ में? तो ये 3-4 पॉइंट दोस्त मैं आपको जो गिनवा रहा हूँ ये तो फैक्ट है भाई, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात और भी है दोस्त, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसी के अंडर में भारत के सारे यूनिवर्सिटी आते हैं और यूजीसी की ही दोस्त सारी गाइडलाइन फॉलो की जाती है सभी कॉलेज के द्वारा। ठीक है। अब होता ये है भाई यहाँ पर कि यूजीसी का जो 2012 में भी एंड दोस्त 2017 में भी काफ़ी बार रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि कॉलेज अब अपना खर्चा खुद देख ले। दोस्त अभी क्या होता है कि यूजीसी सारी फंड देती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, और जो कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है दोस्त उन कॉलेजेस को स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है। ठीक है। अब दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये यानी कि यूजीसी ने ये कह दिया कि भाई आप कॉलेज अपना खुद देख ले भाई, अपना खर्चा कहाँ से लेना है। और दोस्त कॉलेज अपना खर्चा कहाँ से लेगी है, चंदा मांगेगी या बच्चों की फीस को इंक्रीज कर देगी? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और दोस्त जब मैं 3rd ईयर में था दोस्त, जैसे मैंने तो भाई रेगुलर कॉलेज किया है, तो हमारी फीस दोस्तों जैसे कि 7,000 फीस नॉर्मल फीस थी। डीयू में दोस्त मैंने रेगुलर कॉलेज किया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है यार कि उस फीस में तो कोई चलो बात तो नहीं होता, लेकिन जब ये यूजीसी का जब बयान आया, स्टेटमेंट आया कि अब फीस इंक्रीज हो जाएगी, तो दोस्त उसके अकॉर्डिंग दोस्त लगभग 2 से 2.5 लाख हमारी फीस हो जाती। और भाई इतने सिचुएशन भाई पढ़ कहाँ से पाते हो। और इसी को देखते हुए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसका अपोज भी हुआ, उसको तो उस समय वापस ले लेगा, लेकिन दोस्तों अब जाके यूजीसी ने काफ़ी सारे फंड काटने स्टार्ट कर दिया है। दोस्त कुछ समय पहले 35% फंड काट लिया गया, अब आगे चल के दोस्त और भी इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा, तो इसमें को नो डाउट है। और एजुकेशन सेक्टर दोस्त फुली रूप से अब FDI में जोड़ दिया गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दोस्तों बाहरी कंपनी भारत के एजुकेशन सेक्टर के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, ये मानते हो इस बात को, लेकिन वो भूलना मत भाई, तो भारत गुलाम भी एक बाहर की कंपनी के कारण हुआ था, है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना दोस्त। तो ये सब हमें एक्सपर्ट को देख के चलना है दोस्त। 1992 की बात थी, जस्टिस पुनिया, क्या नाम था? जस्टिस पुनिया। इन्होंने दोस्तों यही तो कहा था भाई कि प्राइवेट सेक्टर में जब दोगे तो सबसे पहले सभी जो कॉलेज वगैरह उनका पहले ब्यौरा ले लो, उनका क्या खर्चा है, उनका क्या खर्चा नहीं है। पुनिया दोस्तों जस्टिस थे ये सुप्रीम कोर्ट के, तो चलो भाई ठीक है, वहाँ से मिल गया हमें। ब्यौरा में दोस्तों ये आया, साफ सीधी बात तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन दोस्त प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी के कारण बच्चों की फीस तो इंक्रीज करवा देगी ना भाई, और इस हालात में पढ़ाई कहाँ से होगी। तो ये था इसका मेन फीचर्स, जो इसका निचोड़ है तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक ठीक है, तो लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी डेंजरस भी है। तो इसमें सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको सब्सिडी जरूर देना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ सके। एटलीस्ट यार पढ़ाई या एजुकेशन को तो धंधा मत बनाओ यार, एजुकेशन को दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट रखो यार। आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा के अंदर बच्चों से दोस्त हाई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक 1 रुपये फीस नहीं दिया जाता, 1 रुपये फीस नहीं। जर्मनी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, बेस्ट एजुकेशन मानता हूँ जर्मनी को मैं।
वहाँ पे क्या भाई कि आप ट्यूशन फीस, सब कुछ फीस, आपका मेंटेनेंस फीस, सब कुछ कॉलेज देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया पे नहीं करना। तो अच्छा लगता है यार। अब पढ़ाई बच्चा करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, है। उसको फीस लाद देते हो इतना, उस पर इतना दोस्तों भार हो जाता है बच्चे पे, है दोस्त, वो पढ़ेगा क्या। और यही है सबसे बड़ी टेंशन जो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद बच्चों के ऊपर आएगी। इसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, सरकार को सब्सिडी देने की ज़रूरत है दोस्त। ये था हमारा टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई अब आते हैं अपने हम लास्ट 5th क्वेश्चन पे, यानी कि दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। बाकी और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में भाई क्या है, क्या एजुकेशन को इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहिए या नहीं। दोस्त इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे होता क्या है भाई दोस्त, हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ यार कि 1991 के अंदर भारत ने एक पॉलिसी अपनाई थी, और इस पॉलिसी को हम LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ये मत कह देना। क्या तो इसको भाई LPG, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों का बड़ा रोल है भाई। और इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया के अंदर बड़ा सीन बना पड़ा भाई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक देश की इकोनॉमी एक दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको लेकर आता हूँ एजुकेशन सेक्टर में, तो जब एक देश की एजुकेशन सेक्टर किसी और देश के एजुकेशन सेक्टर के साथ मिल जाती है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एन एजुकेशन। आया तो समझ में, यानी कि एजुकेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं भाई। दुनिया क्या है भाई, ग्लोबलाइजेशन का दिन चल रहा है भाई, वैश्वीकरण का दिन चल रहा है, वैश्वीकरण का। अब दोस्त यहाँ पे हम बात से समझते हैं फटाफट कि प्राइवेटाइजेशन तो हमने देख ही लिया, क्या उसके नुकसान है क्या उसके फायदे हैं, लेकिन दोस्त इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं तो इसके भी कुछ फायदे नुकसान भी यहाँ पर है। सबसे पहले दोस्त देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि जो अदर देश के जो लोग हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के अंदर आएंगे, हैं। जब ये आएंगे तो इनके अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस और स्ट्रक्चर्स बनाना होगा। इन देशों की एजुकेशन को देखते हुए हमें अपने एजुकेशंस को भी बदलाव करना होगा। इन देशों के लोगों में क्या इंटरेस्ट है उसी को हमें अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ये दोस्त ग्लोबलाइजेशन है। जब दूसरे कंट्री का बच्चा पढ़ने यहाँ पे आता है ना, तो फीस तो देता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट को भी ख्याल रखा जाता है, उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाता है। अगर उस इंटरनेशनलाइजेशन होता है तो इसमें क्या होगा दोस्त, हमारे कुछ फ़ायदे भी हैं दोस्तों। बेस्ट पॉलिसी क्या हो सकता है, बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या हो सकता है, हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं। तो इन सभी तरीके से दोस्त हम कहते हैं कि अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पता चाहिए कि जितने भी कॉलेज वगैरह है यार, इनको NAAC की भाई रेटिंग लेनी होती है, और जिसकी ज़्यादा A+ होगा, A होगा, B+ होगा, यहाँ जिसको सबसे अच्छा ग्रेड मिले उसको उतना ही ज़्यादा अमाउंट फंड के रूप में मिलता है। तो दोस्त इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन करने का आज फ़ायदा तो है, बट इसका अपना नुकसान भी है। अगर विदेशी को भर लोगे तो अपने देश वाले का बाढ़ में जाएंगे, आए तो समझ में। तो इस हालात में देश के जो अपने पहले बच्चे हैं उनको इम्पोर्टेंस और रिजर्व कर उनको सीट देनी चाहिए देन अदर कंट्रीज़ के, है ना। और इस हालात में दोस्त ये होगा कि इंटरनेशनलाइजेशन करने के बाद उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटीज़ का दोस्त इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि DU हो गया, JNU हो गया, है ना दोस्त। कुछ समय पहले की बात है यार, देखो एजुकेशन सेक्टर को एजुकेशन तक रखो तो ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे कि पटना विश्वविद्यालय के अंदर, जैसे कि पटना ही ले लो यार, पटना के अंदर भाई 2 फेमस यूनिवर्सिटीज़ है भाई, पता है आपको। और मैं दोस्तों अगर यूपी की बात करूँ भाई तो BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब देख लो यार कि आजकल भाई यहाँ पे पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन के रह चुका है। अभी आजकल जैसे कुछ एक्टिविटी हुई है कुछ समय पहले की बात है दोस्तों। अगर बात करें JNU की, देख लो भाई। अब भाई अगर हम पॉलिटिक्स का अखाड़ा उसको बना देंगे हैं, तो बच्चे जो पढ़ने वाले भी है ना भाई, वो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का दोस्त कहते हैं ना बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। तो आज दोस्तों ये चाहिए कि इंटरनेशनलाइजेशन कर हमें बाहर के कंट्रीज़ को जो बेस्ट पॉलिसी जैसे जर्मनी वगैरह हो गया, इनके उन चीज़ों को अपनाओ भाई जो हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो सकता है, जो बेस्ट है, और उससे तो हमारा देश भी ग्रोथ करेगा। तो भाई यहाँ पे ये जो चेंजेस आ सकते हैं मैंने वो बताया।
और दोस्त यहाँ पे कैसे क्या होगा ये बताया मैंने आपको। बाकी दोस्त इस वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चन दोस्त जो मैंने आपको भी क्वेश्चन बताया था सारे क्वेश्चन, तो उसके मैंने 5 क्वेश्चन दोस्त आपको मैंने भी पूरा सोल्व करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी है। आए तो समझ में। बाकी तो सारे क्वेश्चंस उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। दोस्तों एजुकेशन सब्जेक्ट के नोट्स चाहे हिंदी मीडियम में लेना हो आपको या इंग्लिश मीडियम में लेना हो, बच्चा एक बार पढ़ ले तो कभी ना भूले। आए तो समझ में। दोस्त उसकी लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कोई डाउट आता है तो दोस्तों वेबसाइट पर जाए, लाइव चेकिंग करें। भाई हमारी टीम बैठी हुई है दोस्त, आए समझ में। टीम बैठा रखी भाई आप सबके लिए। जो भी डाउट होता है क्वेश्चन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, भाई करियर से रिलेटेड, भाई हमें अब आगे क्या करना है, भाई हमें नोट्स कैसे लेना है, वेबसाइट पे आए www.manish-verma-LPA। LPA मतलब दोस्त मेरी खुद की अकेडमी है भाई, कभी आना हो ऑफलाइन तो आ जाना हमारे अड्डे पे लाइफ प्रोग्रेस अकेडमी कि www.manish-verma-LPA.com। आए तो समझ में। तो लास्ट में यही कहूँगा भाई कि कैसे लगी आपको ये वीडियो, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्लीज़ भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके सब्सक्राइब लाइक करने से दोस्त मेरा ये जो शक्ति है ना भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ताकि दोस्त ये 5 जो क्वेश्चन मैंने बताया इसके बाद के और क्वेश्चंस मैं जल्द लेके आऊँ। दोस्त इस वीडियो को शेयर करके सभी दोस्तों तक फैलाना ताकि इसका फ़ायदा सब तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं दोस्त के साथ पढ़ाया जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि मौज करो रोज करो, ना मिले तो खोज करो। अरे मुस्कुराते हुए जय हिंद जय भारत।